हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में प्राचीन भारत के विविध और पहलू जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है मुझे आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं भारत का नामकरण। तो भारत का नामकरण, भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण त्रिवैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया है। भारत देश जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। भारत का अंग्रेजी नाम यानी इंडिया। इंडिया की उत्पत्ति इंडस यानी सिंधु शब्द से हुआ है, जो यूनानियों द्वारा चौथी शताब्दी से प्रचलित में है। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी और आधुनिक अंग्रेजी 17वीं सदी से मिलता है। चीनियों ने आरंभ में भारत के लिए तियानची अथवा चिवातू शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हेन सांग ने बताया है कि बाद में वहां पर इनतू शब्द का चलन हो गया। मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबी ने देश को हिंद या हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। इतिसांग ने भारत के लिए आर्य देश और ब्राह्मण राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेखित पन्नी लिखित अष्टाध्यायी में मिलता है। प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षा और उनके केंद्र, जैसे तक्षशिला। तो तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह प्राचीन समय में राजनीति और अस्त्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौशल के राजा प्रसेनजीत मगध का राजवैद्य जीवक सुप्रसिद्ध राजनीतिवाद और चाणक्य बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य थे। नालंदा, यह प्राचीन भारत का शिक्षा का केंद्र में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसका स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 455 तक कार्यकाल रहा था, उसने किया था। इस विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे, प्रख्यान के लिए 300 छोटे कमरे बने हुए थे। यह भारत के अतिरिक्त चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 अध्यापक थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। यहाँ के आचार्य को दीपांकर एवं श्री ज्ञान के नाम से सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। यहाँ के स्नातकों को अध्ययनोपरांत पाल शासकों द्वारा उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी और महापंडित उपाध्याय को तथा आचार्य क्रमशः उच्चतर उपाधियाँ थी। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और भिक्षुओं को सामूहिक रूप से हत्या कर दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत के प्राचीन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण प्रगति हुई। खगोल विद्या में इसलिए प्रगति हुई क्योंकि ग्रह देवता माने जाने लगे थे। ग्रहों का संबंध ऋतुओं और मौसमों को परिवर्तन से था तथा इन परिवर्तनों का संबंध खेती से था। प्राचीन काल में व्याकरण और भाषा विज्ञान का उद्भव इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मण पुरोहित वेद की रचनाओं और मंत्रों का उच्चारण की शुद्धता को बहुत अधिक महत्व देते थे। गणित। गणित में भारतीय अंक गणित के अंतर्गत अंक गणना की सर्वप्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ईसा पूर्व 3री सदी में आकर गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग अलग आरंभ हुआ। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ने 3 विशिष्ट योगदान किए हैं: अंकन पद्धति, दशमिक पद्धति और शून्य की खोज। बीज गणित में भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हड़प्पा से बनी
ईंट की इमारतों से ज्ञात होता है कि पश्चिम उत्तर भारत के लोगों को मापन और ज्यामितीय का अच्छा ज्ञान था। वैदिक वैदिक साक्ष्य वैदिक साक्ष्यों में एक से आगे 12 बार शून्य लगाने की पराद्र कहा गया है। रेखागणित संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय बोधायन को दिया जाता है। उसने वृत्त को वर्ग और वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम प्रस्तुत किया। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। कोण के ज्या का सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। खगोल विज्ञान खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट 5वीं सदी में हुए। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रहों की स्थिति की गणना की। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया तथा बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ज्योतिष विद्या 6ठी सदी के विद्वान बारामिहिर फलती ज्योतिष के प्रणेता के रूप में स्मरणीय है। उन्होंने पंच सिद्धांतिक बृहत जातक और बृहत संहिता तथा लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में यवनों को ज्योतिष का जन्मदाता होने के कारण ऋषियों को समान पूज्य माना गया है। ज्योतिष से संबंधित 5 सिद्धांत आगे चलकर यूनानी प्रभाव के साथ प्रचलित हुए। पितामह यह सूर्य एवं चंद्रमा के संदर्भ में वर्णन है। वरिष्ठ राशि एवं लग्नों के संदर्भ में है। पोलिस सूर्य तथा चंद्रमा के संदर्भ में है। रोमक यूनानी सिद्धांतों की गणना है। सूर्य ज्योतिष के विभिन्न नियमों का ग्रहण है। भौतिक शास्त्र आधुनिक भौतिक का सर्वप्रमुख सिद्धांत परमाणुवाद है। भारत में परमाणुवाद के संस्थापक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद 6ठी सदी में माना जाता है, जिन्होंने भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया। रसायन शास्त्र को प्राचीन काल में रसविद्या अथवा रसशास्त्र के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को रसायन का नियामक माना गया है। पारा की खोज महत्वपूर्ण आविष्कार था। चिकित्सीय शास्त्र औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का यजुर्वेद सिद्धांत तथा व्यवहार संबंधी बातें मिलती है। मनु अत्रेय और अत्रेय संहिता यजुर्वेद की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें जल चिकित्सा का वर्णन है। ईसा की 2री सदी में आयुर्वेद के 2 महान विद्वान हुए, सुश्रुत और चरक। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। संपूर्ण मंदिर स्थल को एक 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़े से खींचे जाते सूर्य देव के रथ का आकार में बनाया गया है। इस मंदिर को लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित किया गया है। मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार की आकृतियाँ मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को सन 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मोदेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मोदेरा में स्थित है। यह मंदिर आज भाना अवस्था में है। यह मंदिर स्थापत्य कला का शिल्प का बेजोड़ नमूना है। इसके निर्माण में हिंदू ईरानी शैली का प्रयोग किया गया है। सोलंकी राजा भीमदेव ने इस मंदिर को 2 हिस्सों में बनवाया था। इसके प्रथम भाग में गर्भगृह तथा द्वितीय भाग में सभा मंडप है। मोदेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर की शिलाओं पर खजुराहो जैसी
नक्शीदार अनेक शिल्प कन्याएं मौजूद है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे मंदिर के निर्माण में जुदाई के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। मार्तांड का सूर्य मंदिर। मार्तांड का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। यह मंदिर ललितादित्य और मुक्तापिंड के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर 220 फीट लंबे 142 फीट चौड़े प्रांगण से बना है। इस प्रांगण को पारकोटे से घेरा गया है, जिसके लिए 84 स्तंभों को थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा करके घेरा बनाया गया है। स्तंभों के मध्य एक प्रवेश द्वार है, जिससे प्रांगण में प्रवेश किया जाता है। प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल है। इस मंदिर को बनाने के लिए चूने, पत्थर और चौकोर ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो उस समय कलाकारों की कुशलता को दर्शाता है। इस मंदिर से कश्मीर घाटी का मनोरम दृश्य भी देखा जा सकता है। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर अरसवल्ली। इस मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अवस्थित है। ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कलिंग के राजा देवेंद्र वर्मा के द्वारा कराया गया था। मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति के साथ 3 देवियां उषा, छाया और पद्मिनी की मूर्तियां भी देखने को मिलती है। भगवान सूर्य को रथ पर सवार दिखाया गया है। इन आकृतियों को बड़े ही सुंदर ढंग से और अच्छा तरह से पॉलिश एकल काले ग्रेनाइट पत्थर का उकेरा गया है। सूर्य पहर मंदिर। यह असम में स्थित है। यह मंदिर गुवाहाटी में गोलपारा के समीप सूर्य पहर नामक पर्वत पर स्थित है। यह प्राचीन मंदिर लगभग 12वीं सदी का है, जो पत्थरों को काटकर निर्मित किया गया है। यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन में टेराकोटा कला की वस्तुएं और पत्थर की वस्तुएं संग्रहित की गई है। दक्षिणार्घ सूर्य मंदिर। यह गया बिहार में स्थित है। यह प्राचीन सूर्य मंदिर बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। इस मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा के अलावा विभिन्न देवी तथा देवताओं की भी प्रतिमाएं जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु देवी और दुर्गा भी है। इस मंदिर के निर्माण की तिथि को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान इसे मौर्य युग से पूर्व मानते हैं तथा कुछ इसे 13वीं सदी का मानते हैं। इस मंदिर को एक बड़ा सभा मंडप है तथा मंदिर के मध्य भाग के विपरीत दूसरा मंडप भी शामिल है। मंदिर निर्माण शैलियाँ। यह शैली और कालखंड और क्षेत्र विशेष और संबंध शासक वंश। नागर शैली 7वीं से 13वीं सदी तक था। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्या पर्वत तक था। यह संबंध शासक था बंगाल के पल सेन और उड़ीसा सोमचेदीगंग और मध्य प्रदेश के चंदेल कलचुरी परमार वंश, उत्तर प्रदेश के प्रतिहार गढ़वाल और गुजरात के चलुया सोलंकी, राजस्थान दिल्ली के चौहान वंश। बेसार शैली यह 8वीं से 14वीं शताब्दी तक था। यह क्षेत्र दक्कन भारत के शैली विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक शैली थी। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र में प्रभावी रही। इसके संबंध शासक मान्यखेत्र के राष्ट्रकूट, कल्याणी के चलुया और देवगिरी के यादव और बरांगल के ककतिया और द्वार समुद्र के होयसल वंश। द्रविड़ शैली यह 7वीं से 18वीं शताब्दी तक शैलियों में द्रविड़ सबसे ज़्यादा दीर्घकालीन रही है, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण से बची रही थी। इसके क्षेत्र सुदूर दक्षिण भारत की शैली तमिलनाडु, केरल, दक्षिण और आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक में फैली है। पल्लव काल, महान चोल, पांड्य, विजयनगर और नायक वंश शामिल थे। द्रविड़ शैली के विभिन्न मंदिर। यह मंदिर स्थान और उसके समय और शासन। कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। 18वीं शताब्दी में राजा जयसिंह और उप शैली में बना हुआ है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांचीपुर तमिलनाडु में 8वीं सदी में राजा सिंह उप शैली में बना है। मुक्तेश्वर मंदिर
पूरम तमिलनाडु में 9वीं शताब्दी में नंदी बर्मन और अपराजित बर्मन शैली में बना हुआ है। मंगलेश्वर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में, चोलेश्वरम मंदिर नथमलाई तमिलनाडु में, नागेश्वर मंदिर कुबकोणम तमिलनाडु में, तिरुबलेश्वर मंदिर यह बना है जिला वर्तमान तिरुपल्ली में, और राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। वैद्यनाथ मंदिर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर कैलाश मंदिर यह तंजौर तमिलनाडु में स्थित है और राजा राज प्रथम ने बनवाया था। शिव देवलाय मंदिर पुलुनरुवा श्रीलंका में है। यह 10वीं से 11वीं शताब्दी में राजा राज प्रथम ने बनाया था। ऐरातेश्वर मंदिर यह दारासुरम तमिलनाडु में स्थित है और 12वीं शताब्दी में राजा राज द्वितीय ने बनाया था। त्रिभुवनेश्वर मंदिर और कंपरेश्वर मंदिर त्रिभुवन तमिलनाडु में स्थित है। यह कुलोतुंग तृतीय ने बनाया था। वैष्णव मंदिर यह नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है, 12वीं शताब्दी में, और बुक्का प्रथम ने बनवाया था। पंपावती मंदिर विजयनगर कर्नाटक में है, 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय ने बनवाया था। पार्वती मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है और 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय ने बनवाया था। वरदराज पेरुमल मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है और 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय ने बनवाया था। जलगडेश्वर मंदिर यह वेल्लूर तमिलनाडु में स्थित है और 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, नयंक वंश ने बनवाया था। प्रमुख संवत जैसे प्राचीन भारतीय लेखों में उल्लेखित अधिकांश तिथियां किसी न किसी संवत से संबद्ध है। प्रमुख संवतों का उल्लेख निम्नलिखित है, जैसे विक्रम संवत। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। इतिहासकारों ने एक समूह की मान्यता है कि विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद किया गया था। वही इतिहासकारों के दूसरे वर्ग के अनुसार इस संवत का प्रारंभ मालव गणराज द्वारा किया गया था, जो कालांतर में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा मालवा विजय के पश्चात इसका नाम विक्रम संवत रखा गया। शक संवत। शक संवत या शालिवाहन संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में इसे माना जाता है। प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि इसका प्रचलन सम्राट कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करने या सिंहासन रूढ़ होने के उपरांत किया था। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर इसी संवत पर आधारित है। 365 दिनों का समान वर्ष में शक संवत में वर्ष का पहला दिन यानी चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष 22 मार्च या अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। कलचुरी या चेदी संवत। यह संभवतः इसकी शुरुआत 248 से 49 ईस्वी के लगभग पश्चिमी भारत के अमीर नरेश ईश्वर सेन द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कलचुरी शासकों द्वारा उनके लेखों में इसी संवत का प्रयोग किया गया है। गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। अतः चक्रवर्ती गुप्त राजाओं तथा उनके सामंतों के लेखों में गुप्त संवत का प्रयोग मिलता है। बल्लाभी संवत। बल्लाभी संवत की जानकारी अल-बरूनी के विवरण से मिलती है। वह लिखा है कि बल्लभ नामक राजा ने शक काल को 241 वर्ष बाद बल्लाभी संवत का प्रवर्तक किया था। इस प्रकार इसकी स्थापना तिथि 78 + 241 यानी 319 निकाली जाती है। यह तिथि गुप्त संवत की भी है, अतः दोनों संवत एक ही प्रतीत होते हैं। हर्ष संवत। हर्ष संवत का संबंध वर्धन वंश के शासनकाल हर्षवर्धन से है। हर्ष के लेखों समकालीन उत्तर गुप्त राजाओं तथा नेपाल के लेखों में इस संवत का प्रयोग पाया जाता है। हर्ष के लेखों द्वारा राजरोहण की तिथि 606 ईस्वी बताई गई है, अतः संभवतः हर्ष संवत का प्रारंभ इसी समय हुआ होगा। प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी।
राजवंश संस्थापक और राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगिरा या पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, पाटलिपुत्र राजधानी और वैशाली। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और पाटलिपुत्र राजधानी। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल, कंडफिसस प्रथम और राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर मथुरा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति और राजधानी थानेश्वर कन्नौज। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र और राजधानी कन्नौज। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, राजधानी राढ़। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव और राजधानी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक, राजधानी खजुराहो। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम, राजधानी पुरी। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती बर्मन, राजधानी कश्मीर। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धार या उज्जैन। सोलंकी वंश के राजधानी संस्थापक मूलराज प्रथम, राजधानी अहिलवाड़ा थी। चोल वंश के संस्थापक विजयलाय थे और राजधानी तंजावुर थी। प्राचीन भारत भारतीय इतिहास के संक्षिप्त घटनाएं। काल, तिथि और प्रमुख घटनाक्रम। प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में। इस काल में इतिहास आदि मानव इतिहास काल का है। यह वह समय था जब भोजन के लिए मानव शिकार पर निर्भर था। धीरे धीरे उसने आग एवं पहिए का आविष्कार किया। सिंधु घाटी सभ्यता। तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु नदी के आसपास इसका विस्तार साझ होने से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। यह एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक काल। इसका तिथि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। इस कालखंड में वेदों का संकलन हुआ। तत्पश्चात 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हो जाने में सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी और बदलाव शुरू हुए। प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन 600 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में इस समय तक समाज में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि व्यापक रूप से पनप चुका था। यही कारण था कि महावीर और बौद्ध ने इस व्यवस्था के खिलाफ धार्मिक आंदोलन चलाया। इस काल में महाजनपदों का गठन हुआ और मगध का उत्कर्ष हुआ। 600 ईसा पूर्व में द्वितीय क्रांति हुई। मौर्य काल ईस्वी 322 से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य काल नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की और अशोक महान इसी वंश से संबंधित थे। विदेशी आक्रमण 183 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक। इस अवधि में बैक्टीरियन, पार्थियन, शक, कुषाणों के आक्रमण हुआ। आक्रमण के साथ ही भारतीयों का मध्य एशिया के साथ व्यापार स्थापित हुआ। सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाण ने ही शुरू किया था। दक्षिण भारत और संगम वंश 65 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक और संगम काल या दक्षिण भारत में। इस काल के दक्षिण भारत के चेर, चोल, पांड राज्यों का उत्कर्ष हुआ और संगम सहित साहित्य का रचना की गई। गुप्त साम्राज्य 319 से 520 ईस्वी तक। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तर भारत में गुप्त वंश की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। चंद्रगुप्त ने चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की। इसी युग में अभिज्ञान शाकुंतलम कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान की अद्भुत कार्य के लिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। छोटे राज्यों का काल 500 से 606 ईस्वी तक रहा था। उत्तर भारत में कई राज्यों ने
परस्पर युद्ध करने के कई छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे बल्लावी के मैत्रकों ने थानेश्वर के पुष्पभूति वंश, वर्धन शासकों ने कन्नौज के मैखरियों ने, बंगाल के चंद्र शासकों ने और मगध के प्रवर्ती गुप्तों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। हर्षवर्धन का काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। इसने गुप्तोत्तर काल हर्षवर्धन काल इसका कार्यकाल 606 से 647 ईस्वी तक। गुप्तोत्तर काल का हर्षवर्धन सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था। हुर्नों के हमले से उसका राज टुकड़ों में बट गया।